नमस्कार मित्रों। ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है, दूसरा वीडियो बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाया है। देखिए, एक तरफ तो हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। सन 2014 में हम 10वें या 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से पूरे संसार की अर्थव्यवस्थाओं में, अब 2024 में हम आकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। और आशा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक या कैलेंडर ईयर 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चिन्ह आ रहे हैं जो बहुत चिंताजनक हैं। वो क्या है कि जो आज के टाइम में इनइक्वालिटी है वो चरम पे है, ब्रिटिश राज से ज्यादा है। ब्रिटिश राज में सन 1922 में जो अनइक्वालिटी थी तो टॉप के 1% थे, वो पूरी नेशनल इनकम का 18% कमाते थे। 1927 में बढ़ गई, ये 20% हो गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में ये कुछ कम हुई, ये करीब 12-13% हो गई और तब से कमोबेश समान रही। सब में कम 1982 में थी 7% पे। टोटल 1% जो तबका था, जो अमीर तबका था, वो 7% नेशनल इनकम पे उसका कब्जा रहता था। 2024 में ये बढ़ के 22.5% हो गई है, ब्रिटिश राज से ज्यादा हो गई है। और देखिए, ये एक बहुत असंतोष की बात होती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये काफी असंतोष उपजा सकता है। दूसरा क्या है, सन 2014 से लेके और 2024 तक जो रूरल वेजेस है उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो रूरल मजदूरी है, जो इनकम होती है, करीब 17 करोड़ परिवार रहते हैं आज की डेट में गांव में। उनके जो रियल वेजेस हैं वो बढ़े नहीं है। 2020 से तो उल्टे घट गए हैं। रियल वेजेस का क्या मतलब होता है कि 2020 में जो उनको पैसा मिलता था, जो हाउस होल्ड इनकम थी, वो 2024 में जो इनकम मिल रही है उसमें से इन्फ्लेशन घटा दें तो वो कम हो गई। मतलब 2024 में उतना सामान नहीं खरीदा जा सकता उस पैसे से जो 2024 में मिल रहा है। जो 2020 में मिलता था उससे खरीदा जा सकता था। और तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज जो सब में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है शहरी क्षेत्रों में, वो है एजुकेटेड यूथ में। और ये 2014 से ज्यादा है। तो देखिए, ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स, ये कैसे हैं, इनका कारण क्या है? इसी चीज का विश्लेषण करने के लिए मैंने आज का टॉपिक बनाया है, ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, सब पहला कारण क्या है कि 2014 से पहले जिस प्रकार गांव के क्षेत्रों में सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हुआ करता था, वो अब बहुत डिमिनिश हुआ है, बहुत कम हुआ है। जैसे मनरेगा एक्ट के तहत जो जॉब गारंटी दी जाती थी, उसमें अभी बहुत बड़ी कमी आई है। कभी करीब रियल टर्म्स में 50% की कमी आ गई है एलोकेशन में। ठीक है। दूसरे क्या है, जो पेंशन स्कीम है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो सरकार देती है, वो भी 2014 से लेके अभी तक करीब करीब स्टैंडर्ड है। मिड डे मील स्कीम में भी एलोकेशन रियल टर्म्स में कम हो गया। रियल टर्म्स मतलब वही कि अगर इन्फ्लेशन को हटा दिया जाए और जितना पैसा 2014 में मिलता था वो इस समय गांव को दिया जा रहा है, वो कम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी अब वहां पर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बहुत से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और पांचवा कारण क्या है, जो मैटरनिटी रिलीफ मिलता था, वो अब केवल एक चाइल्ड पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये सब कारण है कि गांव की तरफ इनकम कम जा रही है और सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत की 60% से ऊपर जनता गांव में रहती है। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे कि जो शहर का युवा है, पढ़ा लिखा है, वहां पर सब में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? जैसे हम मान लीजिए मोटा मोटी 3 कैटेगरी मान लेते हैं वर्कर्स की। एक स्किल्ड, जैसे पढ़े लिखे और इंजीनियर्स, एमबीए एक्सेट्रा। एक सेमी स्किल्ड, जैसे जो बाहर ये ठेल वगैरह लगाते हैं, ये सब। और एक अनस्किल्ड, मजदूर टाइप,
तो सब में ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्किल्ड सेक्टर में है। अब इसका क्या कारण है? कारण क्या है कि 2014 से जो ग्रोथ हुई है वो कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हुई है। मतलब ऐसे ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाया गया है जहां अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। और देखिए, मैं आपको इस चीज पे एक चीज और कहना चाहता हूँ। ये भारत, अगर आप स्टडी करी जाए, रिसर्च करी जाए, तो आपको ऐसे बहुत कम देश मिलेंगे कि जो लगातार 2014 से एवरेज 6.5-7% से ग्रो कर रहा है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। और पिछले 4-5 साल में तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। G20 में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और उसके बावजूद ये जो रियल वेज ग्रोथ है ये नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो काफी है, ऊंचे स्तर पर है। तो ऐसा कहीं होता नहीं है। अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी बहुत हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टेगनेंट है। एग्रीकल्चर कम हुआ है, एग्रीकल्चर का पूरा स्थान सर्विसेज सेक्टर ने लिया है। मैन्युफैक्चरिंग 17-18% 2014 में थी, करीब 17%, 17.5% अभी है। जो एग्रीकल्चर का कम होकर शेयर 14% आ गया है, वो 13-14% वो सारा शिफ्ट हुआ है सर्विसेज सेक्टर में। अब सर्विसेज सेक्टर में आप समझ लीजिए जैसे आईटी सर्विसेज हैं और तमाम सर्विसेज हैं। इसमें होता क्या है कि ये उतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते जितने मैन्युफैक्चरिंग आने से होगा। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो स्टेगनेंट है। और है क्या, इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर बनाता है, निकालता है, जो कि यूएस और चाइना से भी ज्यादा है। यूएस में हर साल 4 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और चाइना में करीब 8 लाख। तो और एक चीज जो बड़ी खराब है, ये सब एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब उनने इंजीनियरिंग तो कर ली और आता ही आता कुछ खास नहीं है उनको, तो इसीलिए उनको रिट्रेन करना पड़ता है। एम्प्लॉयबिलिटी केवल 2-3 लाख की है, तो इतनी भारी मात्रा में कहीं खपत ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की खपत बहुत होती है। और उसका क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो उतने ही पैसे में, अगर 1,000 करोड़ की कोई यूनिट लगी टेक्सटाइल की, मैन्युफैक्चरिंग की, जो बांग्लादेश से आके लग रही हैं, तो उनमें ये जो सर्विसेज सेक्टर के अपेक्षा एम्प्लॉयमेंट देने का मादा बहुत ज्यादा होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, ये इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, ये बहुत असंतोष उपजाता है। वैसे ये कहा जाता है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका शायद नाम था कुंजो, ऐसे ही कुछ था। तो एक कुंजो इफेक्ट भी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होना चालू होता है, जब इकोनॉमी है एग्रीरियन फॉर्म से, मतलब कृषि आधारित फॉर्म से इंडस्ट्रियल और सर्विसेज की ओर जाती है, तो शुरू में इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं और उसके बाद कम होती हैं। चलिए इसको मान भी लिया जाए, परंतु इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ना ठीक नहीं है। ये तो अति हद हो गई है, बहुत ऊपर पहुंच गई है। तो इसीलिए, और एक दूसरा एक कारण और है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का, भारत की अभी करीब 42-43% जनता कृषि में काम करती है। और कृषि में काम क्या करती है? वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर एक घर में 4 भाई हैं, वो चारों मिलकर खेत में काम कर रहे हैं, अगर एक शहर काम करने चला जाए तब भी उतना ही आउटपुट होगा। वो तो इसलिए कर रहा है कि और कोई काम करने को है नहीं। तो ये जो लॉन्ग रिजर्व आर्मी है, ये जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगी, जब तक हम कम से कम 20-25 करोड़ लोग एग्रीकल्चर से निकाल के अगले 5-7-10 साल में और इंडस्ट्री में और सर्विसेज में नहीं लगाते हैं, तो हमारा ये जो वेज ग्रोथ है ये बड़ी मुश्किल रहेगी। एक और बहुत बड़ा कारण है, जो एमएसपी की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में, वो जनरल इन्फ्लेशन से कम हुई है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के विपक्ष में हो गए हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। टर्म्स ऑफ ट्रेड से मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के जो दाम मिलते थे नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के अलावा 10 साल पहले फार्मर्स को, वो अब कम हो गए।
तो हमें ये ज़रूरत है, एक तरफ ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है कि इतनी तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एक ये कि हम कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में हम सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम बहुत हुआ है, सुविधाएं बहुत हुई हैं, दी हैं, टॉयलेट्स दिए हैं और पक्के घर दिए हैं। तो इसी प्रकार की अनेक सुविधाएं हैं जो मैं गिना सकता हूँ। पाइप्ड वाटर पहुंचा है, परंतु ये एक बार सुविधा होती है, ये इनकम को रेगुलर बेसिस पे नहीं बढ़ाती है। अब सरकार को ऐसा करना होगा कि छोटे उद्योग धंधे वहां पे लगाए जाएं और अपना मनरेगा को मजबूत करा जाए, जिससे रूरल वेजेस बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर लाए, एक्सट्रैक्ट करे भारत सरकार बड़ी बड़ी संसारी कंपनियों को, जिससे कि भारत का जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कार्य मिले। और ये भी ध्यान देना होगा कि इनइक्वालिटी कम करी जाए। इसके भी काफ़ी तरीके हैं जो अभी मैं वीडियो लंबा हो जाएगा उन पर विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर ये काफ़ी वाकई ध्यान देने वाली बात है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो कि चल रहा है। धन्यवाद मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। वंस मोर, थैंक यू वेरी मच।